and connecting with us. First question, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये जो पेंडेमिक है आप कैसे देखते हैं कि सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को, खास करके अपैरल इंडस्ट्री में, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा सर अक्रॉस द सप्लाई चेन? प्लीज. Okay, Dheeraj, thank you for having me on this discussion. It's always an honor to talk to Apparel Online, to you. Having said that, yes, of course, I have been involved in Center for Responsible Business, founding of Center for Responsible Business, and I have been for last almost 10 years been working on the responsible and sustainable business issues. Much has happened since I started this whole initiative. And if we go, come straight to the current scenario, which is a kind of a crisis for the whole world. And मेरा मानना ये है कि पहली मर्तबा है मुझे मेरी मेमोरी में और मेरे अंडरस्टैंडिंग में, even if I go to back to history, कभी ऐसा मौका नजर नहीं आया है या आता है जिसमें पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की सरकारें, समाज, सब लोग एक ही चीज को लेके चिंतित हों. तो अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, पैंडेमिक्स हुए हैं, ये जो आज के हालात हैं ये बिल्कुल अलग हैं, मेरे हवाले से बिल्कुल यूनिक हैं. सबकी एक ही चिंता है, सबकी चिंता है, सब एक ही इशू पे एंगेज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं. बिजनेसेस भी एक ही चीज से ग्रसित हैं, त्रस्त हैं. सिविल सोसाइटी, एनी ऑर्गेनाइजेशन आप लीजिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हर कोई अफेक्टेड. हम सब घर में बंद हैं. So that's the background. Now, आपके सवाल के हवाले से अगर हम सोचें इसको कि इसका मतलब क्या है सस्टेनेबिलिटी के लिए और समाज के लिए. Now, सस्टेनेबिलिटी अगर हम समझने की कोशिश करें, पिछले 2-3 दशकों में बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं, सरकारों ने, बिजनेसेस ने, एकेडमिक स्कॉलर्स ने. और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि मैं एक स्कॉलर और एक थिंकर के हैसियत से बात कर रहा हूँ. सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल बिजनेस में मेरा रोल अब एक्टिव एज एन एग्जीक्यूटिव नहीं है, मैं चेयर करता हूँ. बट आई डू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन रनिंग डे टू डे अफेयर्स. सो मुझे एक स्कॉलर की तरह यहाँ पे यूके में मैं हूँ, एक बिजनेस स्कूल में मैं कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, और उसी हवाले से मैं इन चीजों को सोचता और समझता और अपनी राय बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ और अपनी राय बनाता हूँ. और उसी हैसियत से मैं आज बात कर रहा हूँ. और जो भी ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरी खुद की ओपिनियन है, समझी हुई हालातों में. तो सस्टेनेबिलिटी को अगर हम देखें, सस्टेनेबिलिटी पिछले कई दशकों से बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस आपदा ने हमें एक शीशा दिखाने की कोशिश की है. अभी हम इसके अंदर हैं, we are reeling with this problem, so we are not out of it. It's so unprecedented, kind of situation जहां पे हमें पता नहीं है कहां जा रहा है और कहां जाएगा. No one is able to predict at this point of time. Obviously हम लोग न्यूज पढ़ते हैं और हर तरह की न्यूज देखते हैं. कल मैं देख रहा था जॉन लुइस के चेयर ने एक मैसेज डाला, सेंसबरीज के सीईओ ने एक मैसेज डाला कि ये जो हालात हैं, ये हालात जिस तरीके से हैं और बिजनेस जिस तरीके से अफेक्ट हुआ है, रिटेल बिजनेस इन पर्टिकुलर, ब्रांड्स, अपैरल बिजनेसेस इन पर्टिकुलर, जिस तरीके से अफेक्ट हुआ है, अभी कोई ये नहीं सोच पा रहा है. और एक ब्रॉडर असेसमेंट ले मुझे, और कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल पा रहा है. बट इस समय जो लग रहा है, हम अप्रैल में है, इस समय मई, आज 1 मई है, हो सकता है ये सारी गतिविधि और सारा कार्यक्रम अगस्त सितंबर तक ऐसे ही चले.
which basically means normal जो so called होता था, वो शायद ना अचीव. Now which essentially means कि businesses are reeling badly in this situation. जो जैसी संभावना से कर सकता है कोशिश कर रहा है. However, sustainability अगर हम देखें तो sustainability to me some extent has been an appendage in all of the activity which is happening. Now sustainability को अगर unpack करें तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हम संसाधनों का बेहतर प्रयोग करें, संसाधनों को, नेचर को की रिस्पेक्ट करें, हम एफ्लुएंट्स न डालें, हम दोहन न करें, हम अपने लेबर्स का, हम अपने वर्किंग कंडीशंस का, हेल्थ एंड सेफ्टी का, इन सब चीजों का ध्यान दें. सो नेट दिस इज वेयर सस्टेनेबिलिटी की बातें होती आई हैं. और सस्टेनेबिलिटी एक लेवल पे इससे अफेक्ट हुई है इन टर्म्स ऑफ हमारे सामने सारी परिस्थितियां सामने आ गई. कहते हैं क्राइसिस के समय असली कैरेक्टर समझ में आता है हर एक का. तो क्राइसिस ने सस्टेनेबिलिटी को मेरे हवाले से नग्न कर दिया है कि हमने जो भी किया, जैसे भी किया, वो सरफेस पे होता आया है. हमारे खुद की सिंसेरिटी उसमें नहीं है. और उसका इम्प्लीकेशन अगर हमने सस्टेनेबिलिटी और इन इश्यूज को जो हम बात कर रहे हैं उनको सीरियसली लिया होता तो शायद ये हालात इतने बुरे नहीं होते, हमारे वर्कर्स सड़क पे नहीं होते, हमारा जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन स्टाफ एंड कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो नजर आया है हमको क्लियरली इस क्राइसिस के चलते. अदरवाइज तो जिंदगी चल रही है, सबकी चल रही है. जो जैसे बेयर कर सकता है बेयर कर रहा है, कोई बोलता नहीं है. रिसर्चर्स अपना काम करते हैं, रिपोर्टर्स अपना काम करते हैं, सिचुएशन को सामने लाते हैं. बिजनेसेस कैसे इन्वॉल्व हैं बिजनेस रन करने में, वो सामने आ गया है. सो ब्रॉडली मेरा मानना यह है कि इस हालात ने जो स्टाक रियलिटीज हैं समाज की, बिजनेसेस की, सरकारों की, उसको सबको सामने रख दिया है. व्हाइल एवरीवन इज वर्किंग एट इट, बट बहुत कुछ सामने आ गया है जो शायद आम परिस्थितियों में नहीं आता. राइट सर, यू सेड इट वेरी वेल कि वी हैव नॉट डन रियली, बट लुकिंग फॉरवर्ड सर, अगर हम आगे देखें, थोड़ा फ्यूचर की बात करें, अब जो फैक्ट्रीज की कंडीशंस है या फैक्ट्रीज की जो प्रायोरिटी है वो है हेल्थ, सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, जिनसे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ने वाली है. और जो इस समय कंडीशंस हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट कटिंग. सो ये जो कॉस्ट प्रेशर है, जो कॉस्ट कटिंग की स्ट्रेटजीज हैं, उनका सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स पे कैसा इंपैक्ट देखते हैं? सस्टेनेबिलिटी सबकी जरूरत भी है, नीड ऑफ द आवर भी है, बट ऑलरेडी थिंग्स आर वेरी वेरी अंडर प्रेशर. जी. कॉस्ट कटिंग और सस्टेनेबिलिटी तो हमेशा से रिलेशन रहा है, जो और बढ़ेगा इसके चलते. क्योंकि अगर आपको सरकारों की जो कंडीशंस सामने आएगी, उसमें जो आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ही प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसका बेसिकली मतलब है जो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल होता था वो नहीं होगा. तो जाहिर से बात है कॉस्ट कटिंग होगी. आप एयरलाइन इंडस्ट्री का बड़ा क्लासिक एग्जांपल है. सारे डिस्कशन यही हो रहे हैं कि एक सीट में 3 लोग बैठेंगे, 3 सीट में एक बंदा बैठेगा, ये कैसे बैठेंगे? तो बेसिकली हर जगह कॉस्ट कटिंग का झगड़ा चल रहा है कि भाई हम कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, और उन कीमतों के बढ़ते हम बिजनेस को कैसे रन कर पाएंगे, हमारा कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा, हमारा जो रिलेशनशिप्स है नेचर के साथ और वर्कर के साथ वो कैसे एस्टैब्लिश होगा. ना कॉस्ट कटिंग को लेके अगर मुझे जो लगता है, मेरा मानना है कि एक नई रीथिंकिंग की जरूरत है, नए बिजनेस मॉडल्स को सोचने की जरूरत है. सबसे जो अहम हमारे जो सेक्टर, अगर हम अपैरल सेक्टर को ले लें, कि अपैरल सेक्टर जिस तरीके से ग्रो किया है इंडिया में पर्टिकुलरली पिछले 2-3 दशकों में, वो इन अ वे
हर कॉस्ट पे किया है। वो वर्कर की कॉस्ट पे किया है, वो पॉलिसीज और लॉज की कॉस्ट पे किया है। सरकारों के पास कभी भी वेयर विथऑल नहीं था या मैकेनिज्म नहीं था कि जो भी लॉज और पॉलिसीज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करा सके। वहीं पे वॉलंटरी इनिशिएटिव्स और प्राइवेट रेगुलेटरी एफर्ट्स की शुरुआत हुई है। हालांकि प्राइवेट रेगुलेटरी एफर्ट्स में प्रॉब्लम ये रही है कि वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट उन बिजनेसेस पे फोकस करता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हमारे इंडिया को अगर आप ले लें तो इंडिया का अपना का खुद का बड़ा मार्केट है। इंडिया का जो लोकल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है उस पे वो प्राइवेट रेगुलेटरी एफर्ट्स नहीं लागू होते थे। उन प्राइवेट रेगुलेटरी एफर्ट्स में जो लूप होल्स सामने आए हैं या सामने, वो रिसर्च दर्शाती है। मेरे बहुत सारे स्कॉलर्स मित्र हैं जो इन पे रिसर्च करते हैं, मैं खुद करता हूं। जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट और ऑडिट का मैकेनिज्म और इंडस्ट्री है और हमारे मैन्युफैक्चरर्स जिस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, वो सबके सामने है। जहां तक इसको अगर हम कॉस्ट कटिंग से जोड़ेंगे तो कॉस्ट कटिंग तो ये और ज्यादा इम्प्लीकेशन डालेगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी नीड टू परहैप्स थिंक अबाउट न्यूअर वेज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस फिलॉसफी की। अगर हम बिजनेस एक बनाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या है और किस कीमत पे हम बिजनेस रन करना चाहते हैं। अभी मैं देख रहा था रिसर्च हमारे एस्टन बिजनेस स्कूल में ही आई है, जो ये देख रहे थे कि Q1 of 2019 और Q1 of 2020 में जो बिजनेस फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन का डेटा है, वो ये दिखा रहे हैं कि 70% बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं, बिजनेसेस रहेंगे नहीं। और जहां पे हालांकि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, हम यूके से कंपेयर करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटिवली बेहतर है। यहाँ पे 7 दिन में आप बिजनेस बना सकते हैं, डिसोल्यूशन उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम बिजनेस डिसोल्यूशन का डेटा देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस आउट ऑफ के जा रहे हैं, काम के जा रहे हैं, और उनका रीबाउंड कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो समाज के सामने सवाल ये आएगा कि जब हमारे बिजनेसेस ही नहीं रहेंगे तो हमारा सोसाइटी कैसे प्रॉस्पर करेगा। लेकिन बिजनेसेस रहेंगे और एक तबके को फायदा होगा सिर्फ, वो सवाल अब आएगा कि भाई ये जो इनइक्वालिटी की डिबेट चली आ रही है कुछ समय से, पिछले ऑलमोस्ट 5-7 साल से जो लोग इन इश्यूज को उठा रहे हैं कि एक ही कॉस्ट पे दूसरा बेनिफिट करे, नेचर की कॉस्ट पे बिजनेस बेनिफिट करे, वो सवाल सामने आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोच की जरूरत पड़ेगी कि अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस रन करना चाहता हूं तो उसका मतलब क्या है और उसका किस कॉस्ट पे मुझे अधिकार कितना होना चाहिए, किस कीमत पे मैं करना चाहता हूं बिजनेस रन अपना, और कैसे रन करना चाहता हूं। अगर कल को हमारा जितना लेबर मार्केट में बाहर निकल गया है, जो अफेक्टेड है, वो वापस नहीं आता है। मैं इंडस्ट्री में हमारे दोस्तों से बात करता हूं तो उनकी चिंता यह है कि कल को अगर हमने शुरू किया तो लेबर हमें कहां मिलेगा, और लेबर होगा नहीं तो करोगे कैसे का। तुम्हारा जितना भी बिजनेस चलना है वो चलना तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर लेबर है, उस लेबर के बिना काम नहीं चलेगा। तो जो कॉस्ट कटिंग का जो नोशन है उसको कहीं रीबैलेंसिंग की जरूरत है कि हम वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में एज एन एंटरप्राइज, माय रोल इज टू क्रिएट वेल्थ, टू क्रिएट जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट वेल्थ क्रिएशन फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स, वो रीथिंकिंग की जरूरत है और बैलेंस करने की जरूरत है कहीं पे। So in this rethinking, in this new model of business, consolidation will play a big role, sir. So do you see some consolidation in terms of sustainability also, sir? If I think there may be consolidation of multiple audits, multiple certifications, or such anything, what kind of consolidation you see when it's come to sustainability in apparel industries? इससे पहले मुझे लगता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कंज्यूमर बिहेवियर का होगा। कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर चॉइसेस कैसे बदलेंगे, इस
लॉकडाउन के चक्कर, क्योंकि लोग घर में बैठे हैं, लोगों के पास टाइम है रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको नजर आ रहा है कि कहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। सी, कोविड इज ए हेल्थ पेंडेमिक, बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, कहते हैं ना कोलेटरल डैमेज अगर कहो, तो वो ये है कि लोगों को घर पे बैठने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मेरा मानना है कि कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर डिमांड्स बदलेंगी, और वो डिमांड्स डिटरमिन करेंगी, while I am also conscious कि businesses at this point of time, brands and retailers at this point of time are busy thinking in terms of how will they deal with their own businesses, their own marketing, their own pitching to consumers in changed situations and circumstances. That will also determine how sustainability is going to play out. क्योंकि अगर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑन सस्टेनेबिलिटी इश्यूज बढ़ती है, भाई एक तरफ न्यूज ये भी आ रही है ना कि हमारे घर में बंद रहने से हमारा वातावरण साफ हो गया, ये भी तो न्यूज ही है, ये भी तो हम पढ़ रहे हैं एज ए कंज्यूमर, तो वो भी एक नजर आ रहा है। वाइल नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कंपैरेटिव टू नॉर्मल सिचुएशंस इट हैजंट रीच्ड। कल मैं पढ़ रहा था, नारायण मूर्ति साहब ने बोला कि साहब इंडिया में जितनी मौतें साल में होती हैं उससे कहीं कम इस समय कोविड के चक्कर में है, और हमने सारी इकोनॉमी को बंद करके रखा हुआ है, तो इकोनॉमी को खोलो। अब कंपैरेटिवली तो उतना नजर नहीं आ रहा है अगर हम नंबर डेटा पे जाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्प्लीकेशन है घर में बंद होने का, वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। जो मेरा मानना है कि कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर डिमांड पे इफेक्ट करेगा, जो मेरा मानना है सस्टेनेबिलिटी को पुश देगा। जो मेरा मानना है, कल मैं बता रहा, मैंने आपको जॉन लुइस की बात बोली, जॉन लुइस के सीईओ चेयर जो है, उनका मानना ये था कि सस्टेनेबिलिटी का पुश और बढ़ेगा, डिबेट्स ऑन इनइक्वालिटी और बढ़ेंगी, so companies will be forced to start thinking more seriously than what they have thought so far on sustainable. जी, हमारी बातचीत की जो दिशा है, the direction we are talking about, the consolidation or equality and all such things, sir. In this regard, now companies will have less margin, less profit, and they will have less money to spend on CSR efforts, sir. जी. Then how do you see what can company do to maintain this level of CSR expenditure और CSR efforts में कमी ना आए? जी, क्योंकि इस समय एफर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज। CSR एफर्ट्स आप को ये देखना पड़ेगा कि CSR से आपकी क्या मुराद है। आप CSR का लॉ इंडिया में बैठे हो इसलिए CSR लॉ की बात कर रहे हो, या फिर CSR एज ए ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो? क्योंकि इंडिया का जो CSR लॉ ड्रिवन CSR है वो अलग है और उसका नेचर अलग है। उसमें तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि जी आप इतने साल में इतना प्रॉफिट बनाओगे तो इतना CSR आप कर लो 2% का, और अगर आप नहीं बनाओगे तो आप नहीं करोगे। तो इस CSR का तो कोई लेना देना। अगर लॉ रिलेटेड CSR की बात आप कर रहे हो तो दिस हैज क्लैरिटी कि भाई ये उन्हीं पे अप्लाई होता है जिन्होंने साल में प्रॉफिट बनाया या पिछले 3 साल में प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट के हवाले से 2% स्पेंड कर दो। अगर प्रॉफिट बनेगा नहीं, मार्जिन होगा नहीं, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कहते हो जी CSR ग्लोबल थिंकिंग जहां पे लॉ नहीं है, मैंडेटेड नहीं है, वहां CSR की क्या बात होगी? तो मेरे हवाले से CSR और सस्टेनेबिलिटी टू सम एक्सटेंट इज सिनोनिमस नोशन, और ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ और डिस्टिंक्शन ऑफ CSR और सस्टेनेबिलिटी है वो आर्टिफिशियल है। सो CSR हो चाहे सस्टेनेबिलिटी हो, समाज में सोच बदलने की जरूरत है कि हमने समाज में जो भी किया है या जैसे करते आए हैं, क्या वो सही है, ऐसे ही चलना चाहिए या बदलाव आना चाहिए। समाज में कोई भी बदलाव कहीं से आता है तो ऐसे ही सोच में बदलाव मेरा मानना है जब स्लेवरी अबॉलिश हुई है दुनिया में, आज से 100 साल पहले की बात है, जब स्लेवरी कुछ कई सालों तक, कई बल्कि सेंचुरीज तक एक एक्सेप्टेड नॉर्म हुआ करता था। समाज में जब
एक कॉन्शियसनेस आई कि स्लेवरी इज नॉट ए राइट प्रैक्टिस। यूएस में, यूरोप में स्लेवरी नॉर्मल प्रैक्टिस होती थी। जब समाज में ये बदलाव आया कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को स्लेव नहीं बना सकता या नहीं बनाना चाहिए, तो वो बदलाव आया। मुझे लगता है कि आज के समय में वही सोच फिर से आने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी और सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ के बारे में सीएसआर मैंने आपको बता दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लॉ है जहां पे कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफाई करेंगे इन द चेंज सर्कमस्टांसेस वो उनको करना पड़ेगा, जो नहीं क्वालिफाई करेंगे वो रिपोर्ट कर देंगे, जी हमारा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, सीएसआर हम क्या करें। रियली सर ग्रेट, आपने दोनों एस्पेक्ट्स इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया सर, क्योंकि यू आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एजुकेशन, बीइंग अ स्कॉलर, बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ प्रोफेसर इन अ प्रेस्टिजियस business school. How do you see that all this circumstances, pandemic, will have what kind of impact, what kind of change in education regarding to sustainability, and that too in India as well as the global level, be it UK or other countries, impact of this pandemic on education regarding to sustainability, please sir. अगर आप बिजनेस एजुकेशन को देखो, पिछले 60-70 साल में बिजनेस एजुकेटर्स ने क्या किया है, आप हमारे इंडिया के आईआईएम्स को देख लो, उन्होंने क्या किया है। बेसिकली हम एज ए एजुकेटर नई पीढ़ियों को पढ़ाते चले आ रहे हैं कि बिजनेस कैसे कंडक्ट करो, बिजनेस कैसे बनाओ, वो चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, ऑपरेशन हो, स्ट्रैटेजी हो, एचआर हो, जो हो, हम सिखाते चले आ रहे हैं। ठीक है, इस टीचिंग में हमने सिर्फ सिखाया है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाओ, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाओ, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाओ। ये बेसिक फंडामेंटल लाइन रही है, चाहे वो फोर्डेस्ट मॉडल रहा हो, चाहे कोई और मॉडल रहा हो। हम बिजनेस में यही बताते चले आ रहे हैं, सिखाते चले आ रहे हैं कि कैसे अपने प्रॉफिट्स को और मार्जिन्स को बढ़ाओ, परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, इंसानों को मशीनों की तरह यूज करो। सस्टेनेबिलिटी जहां तक एजुकेशन का सवाल है, वो जैसा प्रैक्टिस में रही है फ्रिंज पे, बिजनेस एजुकेशन में भी फ्रिंज में ही रही है आज तक। तो आप अगर जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, आप आईएम्स में जाके आप एक सर्वे करें, हमने सर्वे किया था सन 2004-5 में, मुझे कहा गया था, ब्रिटिश काउंसिल ने एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे इंडिया में, उन्होंने कहा जी सर्वे करके बताइए कि बिजनेस स्कूल में जो एजुकेशन है इंडिया में, उसमें सीएसआर कहाँ पढ़ाया जा रहा है। उस समय सीएसआर ज्यादा टर्म यूज होता था, सस्टेनेबिलिटी कम होता था। सीएसआर कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसमें जब मैंने सर्वे किया था, उस समय की बात है, मैंने देखा था कि कोई भी आईएम जो है, किसी के पास इलेक्टिव मॉड्यूल के अलावा बिजनेस एथिक्स पे कुछ भी नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे इधर उधर कहीं अगर इक्का दुक्का मॉड्यूल कोई पढ़ा देता है तो पढ़ा देता है, वरना कोई पढ़ाता नहीं है। और आज भी अगर आप आईएम में जाके सर्वे करेंगे, हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। आईएम्स हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, और उनको एक गहरी सोच के तहत बनाया गया था। हमारे पॉलिसी मेकर्स जिन्हें जो आईएम बनाए थे, वो बड़ी बड़ी गहरी सोच के हवाले से बनाया था कि हमारे यहाँ पे आईएम्स होने चाहिए जो युवा पीढ़ी को तैयार करें, ट्रेन करें, बिजनेस मैनेजर्स की तरह, प्रोफेशनल मैनेजर्स की तरह, एंटरप्रेन्योर्स की तरह। लेकिन सस्टेनेबिलिटी, सीएसआर एजुकेशन एक कैजुअलिटी रही है हमारे हिंदुस्तान में, इन पर्टिकुलरली। ग्लोबली बढ़ी है, बहुत कुछ बढ़ा है। आज मैं खुद एक टीच करता हूं एक मॉड्यूल को, एक प्रोग्राम को, सस्टेनेबिलिटी सीएसआर का। जिस संस्थान में मैं बैठा हुआ हूं, वहां पे भी एक इलेक्टिव मॉड्यूल की तरह मैं पढ़ाता हूं। लेकिन मजे की बात देखिए कि आज से 10 साल पहले ये मॉड्यूल इस संस्थान में नहीं था। जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं एज एन इलेक्टिव मॉड्यूल फॉर रेगुलर एमएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड एमएससी इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, उसका एक इलेक्टिव मॉड्यूल है। आज से 10 साल पहले वो भी नहीं था, लेकिन आज वो है।
तो कम से कम मैं एक 70-80 स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ, जो मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां पे उनको एक कम से कम एक्सपोजर तो होता है टॉपिक का, जो पहले नहीं हुआ करता था। हमारे हिंदुस्तान में शायद अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, मैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, अगर आप, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, मुझे पता है हमारे IIM लखनऊ ने कोर्स शुरू किया था, पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू किया था सस्टेनेबिलिटी पे, बिमटेक ने कुछ प्रोग्राम शुरू किया था, बट वो प्रोग्राम एज कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स वो उतना नहीं एप्लीकेबल है या उतना है। तो मेरा मानना यह है कि एजुकेशन का जो रोल रहा है, हम जो आज तक लोगों को सिखाते आ रहे हैं कि बिजनेस को ऐसे ही करो, प्रॉफिट को ऐसे बढ़ाओ, परफॉर्मेंस को ऐसे बढ़ाओ, किसी कीमत पे बढ़ाओ, सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन बैलेंसर होता है उसको लेकर, और वो बैलेंसिंग करने की जरूरत है। ग्लोबली कॉन्शियसनेस बढ़ रही है बिजनेस एजुकेशन में, बड़े सारे इनिशिएटिव शुरू हुए हैं। यूएन का प्राइम है प्रिंसिपल इन रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन, 2008 में शुरू हुआ। उसके बाद और कई सारे इनिशिएटिव शुरू हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इनिशिएटिव और एजुकेशन को लेकर शुरू हुआ है, बट हमारी प्रगति बहुत स्लो है। हमारी प्रगति, सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं है बिजनेस स्कूल्स में। आप सोशियोलॉजी में जाइए तो वहां पे अलग तरीका है, वो क्रिटिकल अप्रोच से ज्यादा सोचते हैं चीजों को, तो वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। बट बिजनेस स्कूल चूंकि प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे लोगों को बिजनेस सेटअप करने और रन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, वैसे संस्थानों में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। मैं खुद एक प्रोजेक्ट में इस समय काम कर रहा हूं, एक किताब में कुछ लोगों के साथ एडिट कर रहा हूं, जहां पे हम इंडिया में बिजनेस स्कूल्स में सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए बाकी मॉड्यूल्स के साथ, ना कि एक अलग मॉड्यूल की तरह। उस पे हम एक किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक दूसरी किताब पे काम कर रहे हैं जहां पे MBA में सस्टेनेबिलिटी को कैसे पढ़ाया जाए। तो वो होपफुली ये सब प्रयास है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, वो प्रयास हो सकता है बढ़ेंगे आगे। और कोविड, मेरा मानना है कि इन सब प्रयासों को एक नई एनर्जी और नई दिशा देगा। जी, राइट सर, नई एनर्जी और नई दिशा की जरूरत भी है। सो नाउ कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री अगेन, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू द MSME सर इन इंडिया? यू नो रियली वेल के जो छोटी कंपनीज हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट में है या डोमेस्टिक में है, वो सस्टेनेबिलिटी में बहुत अच्छे इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, वट एवर द रीजंस। सो नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू द MSMEs सर, प्लीज? Sustainability in India, to me, is a joke. ना ही हमारे लार्ज बिजनेसेस ने सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली लिया है, ना ही हमारे MSMEs ने लिया है। सब हमको बाहर से मिला है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैंडेड की तरह उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में जो मिसिंग है और जो डिफरेंट है बाकी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, वहां की सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है। वहां की सिविल सोसाइटी बिजनेस रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को बेहतर समझती है। और उन्होंने यहाँ पे कोई भी ऐसा, मैं दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आता कि बहुत कोई ऐसे बिजनेसेस हैं, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, जो उन्हें करने के लिए, जब तक उन पे प्रेशर नहीं पड़ा है, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने प्रेशर नहीं डाला है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये बड़े रिसर्च पड़ी हुई है इस पे। इंडिया में भी वही हालात रहा है। इंडिया में भी चूंकि सिविल सोसाइटी और हमारी जो मीडिया है वो खासी वीक रही है इन इश्यूज को उजागर कर पाने में। तो अभी तक जो मेरा मानना है सस्टेनेबिलिटी में हुआ है, वो ये हुआ है कि हमें बाहर से जो मिला है, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पे मिला हो, या फिर हमें बाहर से लोग आके बोलेंगे कि ये कर लो, तो हम कर लेते हैं, और हमने कर लिया है। अब अंदर से आवाज नहीं है, उसको इंटरनलाइज या इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। ये जो फेक ऑडिट्स हो रहे हैं और जो मैनेजिंग ऑफ ऑडिट्स है, उसका रीजन क्या है?
कि हमें बाहर से कोई बता रहा है कि तुम ये ऑडिट करो, तुम्हें ये लेबर को इतने घंटे काम कराना है, तुम्हें हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशन बनानी है, तुम्हें इतना वेज देना है, सब हमको बाहर से बताया जा, अंदर से तो आ नहीं रहा है। अब अंदर से जब तक नहीं आएगा हम तो यही करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सस्टेनेबिलिटी को इंडिया के बिजनेस खासे मैच्योर हुए हैं पिछले 20-30 सालों में, बहुत मैच्योरिटी आई है और बहुत लोग कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका वाइड स्प्रेड होना जरूरी है। हमारे जो बेसिक मैकेनिज्म है सिविल सोसाइटी को समझने का पड़ेगा कि भाई बिजनेस होता क्या है और बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है और बिजनेस की खामियां क्या हैं। तो एक जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मैं किसी से इंटरव्यू कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो एक इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे, बड़ा नाम है इंडिया का, बड़ा ग्रुप है, नाम है, वो एक इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में, और जिसका वो बहुत ढिंढोरा पीटते हैं। तो मैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आप तो 36 कमोडिटी में एंगेज करते हो, ये सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक कमोडिटी में क्यों करते हो, बाकी कमोडिटी में क्यों नहीं करते? तो समझ ये आया कि उस कमोडिटी में बाहर के जो विदेशी बिजनेस हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हम भी कर लेते हैं। बाकी की कमोडिटी में कोई हमको कुछ कहता नहीं, इसलिए हम नहीं करते। तो हम बेसिकली हम खुद नहीं सोच के बना पाते हैं सस्टेनेबिलिटी को, और सस्टेनेबिलिटी जब तक बाहर से आएगी वो बैंडेड की तरह ट्रीट की जाएगी। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, हम आज की डेट में हमारे यहाँ कोशिश ये हो रही, बात ये हो रही कि जी कोविड हो गया, चाइना से बिजनेस निकलेगा, इंडिया में खींचो किसी तरह। अब इंडिया में खींचोगे, बिजनेस को ले भी आओगे और उसका बेनिफिट होगा, लेकिन हमने अगर अपनी सोच को नहीं बदला तो हम जो चाइना में हुआ है आज से 10 साल बाद हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, वो हम नहीं, यहाँ पेंडेमिक के रीजन बन जाएंगे। सो cutting this argument short, the point is कि इंडिया में बिजनेस मैच्योरिटी के साथ सस्टेनेबिलिटी की मैच्योरिटी और बैलेंसिंग एक्टर्स की जरूरत है, और वो जब तक वो नहीं बनेगा ये सिर्फ सरफेस पे चलेगा, और बड़ा ही जब तक दूसरों को दिखाने के लिए हम काम करेंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। वेरी वेल सेड सर, कि जब तक अंदर से नहीं आएगा, जब तक सिविल सोसाइटी एक्टिव नहीं होंगी, हम भी चाइना की तरह चाइना का बिजनेस लेके कुछ साल बाद एक और पेंडेमिक क्रिएट करेंगे सर। कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड्स, Apparel Online, Apparel Resources has focused on sustainability from day one, sir. And concluding our discussion, I think we covered all the aspects, right from John Lewis to IIM and new models of business, and the positive aspect and the pressure on sustainability. So I really appreciate your support, sir. I really appreciate your views, and we should hope that apparel industry will focus more seriously on all these aspects, sir. Thank you so much, Mr. Bimal, for your time and your precious input, sir. Thank you so much. Thank you so much, Dheeraj, for having me, and thanks for doing this, all the good work you do.